बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिर्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है अजीम राना। और इतनी जल्दी आपको? बिल्कुल, मैंने कहा कि बगैर किसी डिले के अपना इंट्रो कराया जाए और हम हमेशा की तरह उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप लोग जहाँ होंगे खैर ऑफिस से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, दिन का आगाज़ मुस्बत सोच के साथ भरपूर अंदाज में हुआ होगा। और प्रोग्राम इससे पहले कि हम बाकायदा उसका आगाज़ करें, उससे पहले एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन जो कि मौसम के हवाले से ही है। अगेन के मौसम की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, हीट वेव है, गर्मी का ज़ोर बहुत ज़्यादा है। तो एक छोटी सी चीज़ अगर हम सब ये करें अपने अपने घरों में, तो इससे ओवरऑल जो मुआशरा है उसके लिए बेहतरी होगी, इंसानियत के लिए ये बड़ा अच्छा कदम है। और वो शहरबानो ये है कि हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पे ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि हम लोग कोई ना कोई चीज़ डिलीवर कराते हैं और कोई ना कोई डिलीवरी बॉय आता है बेचारा, दोपहर में भी आता है, हम इसलिए डिलीवर करवाते हैं अजीम कि हमें शिद्दत की गर्मी में खुद ना जाना हम मौसम से बचे ज़रा इसकी शिद्दत से। तो आपने ये ख्याल करना है कि जो भी साहब आपके घर डिलीवरी के लिए आए, एक छोटी पानी की बोतल आप भर के रखें अपने पास ठंडे पानी की, वो ज़रूर उनको दें। और इसी तरह से छोटे छोटे जो एक्शंस हैं वो आपके इंसानियत की भलाई के लिए फ़ायदेमंद। उसके अलावा आपके घर बहुत से ऐसे लोग आते हैं, माली आते हैं, कोई गाड़ी धोने के लिए आता है, आपके घर जो मेड आते हैं काम करने के लिए, उनके लिए भी आप इस तरह की कोई ना कोई चीज़ रखें, शरबत रखें, पानी, शरबत नहीं दे सकते तो ठंडा पानी रखें, सबसे बेहतर वैसे है ही वो, और वो उनको दें। उससे ये होगा कि एक तो आपकी नामा अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी, दूसरा उस शख्स के लिए आसानियाँ हो जाएंगी, हीट वेव में आसानी होगी। और उसके साथ कल मैं देख रही थी एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि इंसानों के साथ साथ हम परिंदों को देख रहे हैं, जानवरों को देख रहे हैं कि शिद्दत इतनी है गर्मी की कि वो भी तंग हो रहे हैं। हम लोग तो एसीओं में रहते हैं, पंखों में रहते हैं, लेकिन उनको कोई एसी पंखा मुयस्सर नहीं है, ना को मुहैया किया जाता है। तो कल मैंने देखा कि मेरे घर की जो मेन विंडो थी, काफ़ी बड़ी विंडो थी, उसमें स्पैरोज जो है वो कोशिश कर रही है लगातार कि हम अंदर आ जाएं, हम अंदर आ सकें। और वो चूंकि आगे ग्लास लगा हुआ है तो ग्लास को तोड़ने की कोशिश करी है अपनी मासूम चूंचों से। तो मुझे एहसास हुआ कि शायद वो गर्मी की शिद्दत की वजह से वो अंदर आना चाहती हैं। तो उनके लिए पानी के जो प्याले हैं, पानी के कोई भी बर्तन है, वो भर कर आप अपने घर के मुख्तलिफ मकामात पर रख दें। शहरबानो ये एक और भी है कि हम लोगों ने जितनी तेज़ी के साथ दरख्त काटना शुरू कर दिए हैं, उस वजह से भी मौसम की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। और फिर इन परिंदों को कोई सायादार जगह नहीं मिलती है, तो वो साया ढूंढने के लिए आपके घरों के अंदर ही डेरा जमाने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल इंसानों का और परिंदों हम तो इफेक्ट हो रहे हैं, परिंदे हमसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, ये दरख्त काटने से ओवरऑल एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है। बहरहाल जी अपना और अपने इर्द गिर्द के माहौल का खास ख्याल रखें इस मौसम में बिलखसूस। तो जी यूट्यूब से मुतल्लिक हमारी पहली खबर है और वो ये कि यूट्यूब के वीडियो के साथ साथ अब आप गेम्स भी खेल सकते हैं। यूट्यूब पे गेम्स खेलने के शौकीन अफराद को अपनी जानिब खींचने के लिए यूट्यूब ने एक नया गेमिंग फीचर मुतारिफ कराया है। और इन गेम्स को खेलने के लिए सारफीन को यूट्यूब ऐप ओपन करके साइड बार में प्लेबल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद वो चेस यानी कि शतरंज और क्रॉसवर्ड समेत 75 से ज़ायद गेम्स हैं जो खेल सकेंगे। यूट्यूब ने चंद माह कबल गेमिंग के शोबे में कदम रखा था और शुरू में चंद गेम्स को मुतारिफ कराया गया था जिन तक जो रसाई है वो सिर्फ यूट्यूब प्रीमियम के सारफीन को हासिल थी। अब यूट्यूब के तमाम सारफीन को बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पर गेम्स खेल सकेंगे। क्या बात है। और ये फीचर जो है ये मुतारिफ करवाया गया। इससे पहले हमने देखा कि लिंक्डइन ने भी इसी तरह का एक ऐप या फिर एक वेबसाइट या एक गेम मुतारिफ करवाई, जिसमें ये हुआ कि लोग बैठकर गेम्स खेलते थे। पहले गेम्स खेलकर अपने आप को फ्रेश करते थे, उसके बाद जब थक जाते थे तो फिर बाकी चीज़ें देखना शुरू कर देते थे, यूट्यूब पे वीडियोस और बाकी। तो ये इसी तरह से डिफरेंट चीज़ें लाई जा रही हैं ताकि आप हमारे प्लेटफॉर्म से किसी और प्लेटफॉर्म में स्विच ना हो। और शहरबानों को और खबर इसी से मिलती जुलती अपने नाज़रीन को दें कि नेटफ्लिक्स के बारे में कहा जा रहा है जी कि वो भी बहुत जल्द गेमिंग मुतारिफ कराने जा रहा है। तो ये बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि नेटफ्लिक्स आजकल तो मेरे ख्याल से हर घर में ये सब नेटफ्लिक्स ही यूज़ करते हैं और यूट्यूब, ये दो ऐसी ऐप्स हैं कि जो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। तो इस पे अब जो गेमिंग के शौकीन लोग हैं उनको भी यूट्यूब मेरे ख्याल से ज़्यादा है क्योंकि यूट्यूब की जो रसाई है ना वो हर शख्स के पास है। नेटफ्लिक्स की तो ये है आपको लेनी पड़ती है उसकी सब्सक्रिप्शन, उसके बाद जाकर कहीं आप उसको हासिल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दुनिया के सबसे कदीम और सबसे ऊंचे दरख्त की। तो जनाब जनरल शर्मैन के नाम से ये मारूफ सनोबर के दरख्त की कहानी है जिसकी उम्र बताई जाती है 2200 साल और इसकी बुलंदी 85 मीटर यानी तकरीबन 280 फीट है। कैलिफोर्निया के नेशनल पार्क में मौजूद है ये दरख्त और माहिरीन की जानिब से सेहतमंद करार दिया गया इसको। इस कदीमी दरख्त के मुआयने की ज़रूरत इस वक्त पेश आई जब नेशनल पार्क इंतज़ामिया को गुज़श्ता दिनों सनोबर के 40 मुर्दा दरख्त मिले जो भंवरों के हमले से तबाह हो चुके हुए थे। और पार्क की इंतज़ामिया थी उनकी जानिब से जब ये जो बहुत पुराना दरख्त है इसको जनरल शर्मैन कहते हैं,
तो इसको जब चेक किया गया कि क्या हुआ है, इसमें तो कोई मसाइल नहीं आ रहे क्योंकि बाकी दरख्त जो थे वो भी मुर्दा हालत में पाए गए। बिल्कुल, भंवरे बहुत ज्यादा तादाद में थे, तो फिर उसकी सेहत का मुआयना करने के लिए उन्होंने माहिरीन को बुलाया। टीम ने कैमरों और दीगर आलात से तो इस पता दरख्त चला का कि मुआयना किया। इसमें ये कोई दरख्त ऐसी बिल्कुल बात हेल्दी है परेशानी और वाली। ये 2200 साल पुराना बड़ा कदीम दरख्त है जी। और जो टीम है वो रस्सियों की मदद से बहरहाल इस दरख्त की चोटी पर चढ़ी थी और फिर पूरे दरख्त का उन्होंने बगौर मुआयना किया था। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ये भी सामने आई है चीज़ कि जी जनरल शर्मन मुकम्मल तौर पर एक सेहतमंद है, इसे फ़िलहाल भंवरों से कोई ख़तरा नहीं है। और आपको ये भी यहाँ पर हम बताते हैं कि ये जो दरख्त है ये अमरीकी सिविल वॉर के एक अहम जनरल थे शर्मन, जिनके नाम से ये मंसूब है। और स्नोबर के दरख्त शहर बानो वैसे भी आमतौर पर बड़े लंबे लंबे होते हैं और बहुत पुराने अरसे तक रहते हैं। मैं सोचती हूँ अजीम इस दरख्त में कितने अरसे अदवार से देखे होंगे, अदवार कितनी- देखी और कितने लोगों की स्टोरीज देखी, कितने लोग इस दरख्त के नीचे बैठ के कितनी बातें करते होंगे या फिर डिफरेंट चीजें जो इस दरख्त ने देखी होंगी। दरख्तों की अमूमन जो उम्र होती है वो वैसे भी लेकिन इतनी इंसानों से बहुत तो ज़्यादा कम ही होती है। 2200 साल बहुत कम दरख्त होते हैं जो इतने साल तक चलते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, हम दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए। यहाँ से एक और भी लेसन मिलता है कि जब उन्होंने देखा कि उनका दरख्त जो है वो ख़तरे में है तो इंतज़ामिया ने माहिरीन को बुलाया, उसके चेक किया कि क्या ये दरख्त भी तो मुर्दा नहीं हो जाएगा। वैसे हमारे यहाँ पे है ऐसा कोई ट्रेंड? अब देख रहे हैं हमने एक दो लोगों को लिया भी था कि जो दरख्त अगर पुराने दरख्त हैं, कदीम दरख्त, उनके उन्हें रिस्टोर करने की रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि दरख्त आपको उस वक्त अंदाजा होता है, बल्कि अभी भी अंदाजा हो रहा है, जितनी गर्मी हम देख रहे हैं ना, जितने दरख्त लगाएंगे उतना ही हम इस गर्मी बल्कि दरख्त अगर मजबूरी के तौर पे आपको काटना भी पड़ता है ना, तो जब आप काटें तो उसकी जगह 2-3 पौधे लगाएं ताकि आने वाले वक्त में फिर वो जब दरख्त बने तो उनके साए में आने वाली नस्लें बैठे, उनको फायदा हो। अच्छा, पता नहीं अजीम ये खूबसूरती की मिसाल कहाँ से आ गई है जी। आपने क्लीन, आपने सब कुछ स्ट्रेट कर देना है, आपने दरख्त काट देने अपने घर में बना रहे हैं। तो खैर बानो ये हर चीज़ कनेक्टेड है। जैसे जैसे आपकी आबादी में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आवाम को रिहायशी जगहों की ज़रूरत है। आपके चंद बड़े शहर हैं जहाँ पर लोगों को रोजगार मिल रहा है और लोग दूर दराज के इलाकों से वहाँ माइग्रेट करते हैं। अजीम, मैं कराची की और बाकी जो ममालिक हैं उनका मुवाजना चेक करी थी। आप यकीन माने उनकी पिक्चर्स में ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी, और कराची को अगर हम देखें, हमारे पाकिस्तान के कराची को, तो बिल्कुल खुशहाली, बिल्कुल वो देख के ही दिल को कुछ हो रहा था। तो पता नहीं हमारे हुक्मरान, हमारे वहाँ के जो इंतजामिया हैं, जो संभालने वाले हैं, वो होश के नाम कब लेंगे। मैं आपको बताऊं, अभी इंतजामिया और हुकूमत के जो मामलात है ना, पहले वो डिस्कस करते हैं, आपको पता चल जाएगा वो कहाँ पे मसरूफ हैं। चले, और वो दरख्त क्यों नहीं लगा रहे। बानी पीटीआई के जो केसेस हैं उससे मुतल्लिक हुकूमत और तहरीक इंसाफ में अब सख्त कशीदगी दिखाई दे रही है। ये मामलात है जी जहाँ पर हमारे जो सरकारी मामलात हैं वो फंसे हुए हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कहते हैं कि अदलिया में चंद लोग बानी पीटीआई को ज़मानतें देना चाहते हैं, उनके केसेस ख़त्म करना चाहते हैं। साथ ही पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से अब इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानी पर बानी पीटीआई और जो दीगर क़यादत है उनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी गई है, जिस पर तहरीक इंसाफ ने शदीद खदशात का इजहार किया है। राउफ हसन ये दावा कर रहे हैं कि बानी पीटीआई के खिलाफ तकरीबन तमाम मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं, उन्हें मज़ीद जेल में रखने के लिए उन पर मुख्तलिफ मुकदमात बनाने की तैयारी की जा रही है। असद कैसर ने दूसरी जानिब बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक चलाने का ऐलान किया है, लेकिन सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ एहसन कहते हैं कि बानी पीटीआई को सब केसेस में रिलीफ मिलने जा रहा है। साइफर का केस सिफर है और तोशा खाना का केस 5 मिनट में उड़ जाएगा। तो इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार है नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। वज़ीर आज़म एक तरफ कहते हैं कि बानी पीटीआई के मुकदमात खत्म होने की कोशिश हो रही है, मगर दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ कहती है कि उन पर मजीद मुकदमात बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है, केसेस खत्म होंगे या मजीद बनेंगे? बात यह है कि हम किसी एक जगह से रूल नहीं होते हैं। हमारी हुक्मरान अशराफिया इस्लामाबाद में ही नहीं है, कहीं और भी है। सही। और दूसरी बात यह है कि बहुत से फैसले बहुत दूर होते हैं जो हमारी रसाई में नहीं है, जहाँ तक पहुँचना हमारे बस में नहीं है। तो फैसले कहाँ होते हैं, किस तरह से होते हैं, कौन किसकी परवरिश कर रहा है, कौन किसकी बर्दाश्त कर रहा है, कौन किसको प्रमोट कर रहा है, कौन किसे आगे ला रहा है और किस मकसद के लिए ला रहा है। पाकिस्तान एक तारीखी रियासत है। पहले बात तो ये मानना चाहिए हम सबको कि पाकिस्तान एक तारीखी रियासत है। ये नहीं है कि 1947 में एक दिन आया था और हम आज़ाद हुए थे। अब आज़ाद जब भी हुए सो हुए, लेकिन ये ज़मीन मौजूद थी, ये खिता मौजूद था, सिंध ऐसे ही था, पंजाब ऐसे ही था, ये सराइकी बेल्ट आपका ऐसे ही था, बलूचिस्तान भी यूं का तूं जैसे है ऐसे ही था, खैबर पख्तूनख्वा भी था, गिलगित बल्तिस्तान भी था, कश्मीर भी था। ये जो आपका खिता है ये हमेशा से इसी तरह इसी ज़मीन पर, जब से ज़मीन वजूद में आई है, यहाँ पर है। यहाँ पर लोग भी रहते हैं, यहाँ इंसान रहते हैं।
और मुख्तलिफ लोग आते जाते रहे, लेकिन इंसान यहाँ रहते हैं। जी। और एक तहजीब है, तमद्दुन है, इसका तसलसल है, और हम कहीं और से गाइड होते हैं। हमारी कोई और जो है हमारे बारे में फैसला करता है कि किस जमीन को किस तरह इस्तेमाल किया जाना है। ये जो गमले लगाकर हमने सियासतदान पाले थे, वो अब सियासतदान इनकी जान को आए हुए हैं, इसलिए कि बहार अरब के बाद अब लगता यह है कि बहार पाकिस्तान चलने वाली है, और बहार अरब के नताज हमारे सामने हैं जी। कज़ाफी के जाने के बाद, हुस्नी मुबारक के जाने के बाद, और दीगर हुक्मरानों के जाने के बाद जो है वहाँ जो गुल खिले हैं, वहाँ पर जो खुशहाली की लहरें आई हैं, वो सब देख रहे हैं। और हमारे पास भी जो लोग चाहते हैं कि अपने शहजादों से और जो है गमलों में पैदा होने वालों से इस मुल्क की किस्मत बदलेंगे, तो वो किस्मत नहीं बदलेगी। और हमारे साथ जो है एक शदीद किस्म का धोखा हो रहा है। मियाँ शहबाज शरीफ कहते हैं कि अदालतों में काली भेड़ें हैं, तो हुजूर सियासतदानों में भी काली भेड़ें हैं, बिल्कुल इदारों में भी काली भेड़ें हैं। कारी साहब, आपने सर दो अभी मिसालें दी बड़ी अहम। आपने अरब स्प्रिंग की बात की है, दूसरा आपने फॉरेन इंटरवेंशन की बात की कि फैसले कहीं और हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि फिर हमारी जो सियासी क़यादत है, या उसमें कैपेसिटी नहीं है डिसीजन मेकिंग की, सही फैसले नहीं कर पा रहे, या फिर चूंकि हम माशी तौर पर आज़ाद नहीं हैं, खुद मुख्तार नहीं हैं, इसीलिए फिर हमें हर फैसले को मानना पड़ता है? हमें माशी तौर पर आज़ाद नहीं होने दिया गया, ऐसा नहीं है कि हम नहीं हैं। हमें ये सियासतदान जिनको आप अहलियत के सवाल उठाते हैं, ये इंतहाई अदब के साथ, एहतराम के साथ, तमाम सियासी जमातों में लोग जो बचे हैं वो भोने हैं, वो उनका कोई विजडम नहीं है, उनके पास कोई शार्ट साइटेडनेस का शिकार है। बहुत कोताह नजरी, कोताह बीनी, छोटी हद तक नजर रखना, और मुल्क को न देखना, आने वाली नस्लों के बारे में न सोचना, आने वाली नस्लों के बारे में ख्याल तक न करना, और मुल्क के मजमूई मफाद को पेश नजर न रखना। किसी का क्या मफाद हो सकता है? मैं कहता हूँ 72 साल की उम्र तक पहुंच जाने के बाद इंसान की कितनी ख्वाहिशात बाकी रहती हैं। हमारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, हमारे जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, जनाब इमरान खान, जनाब आसिफ अली जरदारी, जनाब मौलाना फजलुर रहमान, जनाब महमूद खान अचकजई। तो लगारी साहब, तमाम इकदाम फिर जाती ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए, आवाम के मुफाद के लिए कुछ नहीं हो रहा? इनका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ देखते हैं उधर कहाँ से इशारा आ रहा है हमारी तरफ, वो सिर्फ इसके मुंतजर होते हैं। जब इशारा होता है तो फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि इशारा उसकी तरफ हुआ है, फलां की तरफ हुआ है, या मेरी तरफ हुआ है। ये सिर्फ इशारे के मुंतजर होते हैं, और ये पाकिस्तान को नहीं देखते हैं। पाकिस्तान के लगारी साहब, अभी जो सीनियर कानूनदान है बैरिस्टर इत्तेजाज एहसन, वो कहते हैं कि बानी पीटीआई को सब केसेस में रिलीफ मिलने जा रहा है और वो जल्द रिहा हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, ऐसा मुमकिन है? मेरे ख्याल में इत्तेजाज एहसन की बात हो गई है, और उनका जो है वो राब्ता हो गया है, और इत्तेजाज एहसन जो है वो बस छोड़े, क्या बात करेंगे आप। जुल्फ़िकार भुट्टो जब फांसी घाट की तरफ गए तो इत्तेजाज एहसन ने पार्टी छोड़ दी थी और एयर मार्शल असगर खान की पार्टी में शामिल हो गए थे। अच्छा। और उसके बाद जब पार्टी में वापस आए थे तो अपने उन्हीं अज़ाइम के साथ आए थे, फिर वज़ीर दाखिला बने, फिर सब कुछ उनके लिए हवाले हुआ, फिर उसके बाद जो है बहुत मुश्किल वक्त में फिर पार्टी के सामने अब क्या, पार्टी को हर मरहले पर जो है मुश्किलात का शिकार करते हैं, और पार्टी उनको नहीं छोड़ते है, ये पार्टी को नहीं छोड़ते हैं। लगारी साहब, आप कह रहे हैं इत्तेजाज एहसन पक्की खबर दे रहे हैं, कोई तज्जिया नहीं है उनका? ये मैं कह रहा हूँ कि तज्जिया हो या ना हो, पक्की खबर हो तो पक्की खबर कहीं से आई होगी ना उनके पास। अब बता दें वो अमेरिका से आई है, बरतानिया से आई है, इस्लामाबाद से आई है, रावलपिंडी से आई है, कहाँ से आई है उनके पास? तो लगारी साहब, फिर तो बानी पीटीआई सही कहते रहे साइफर वाले मामले में कि बैरूनी मुदाखलत होती है, सही कह रहे थे वो? तो बैरूनी मुदाखलत के बारे में भी तो जाहिर है वही ज्यादा बेहतर जानते होंगे ना, जिसने वो कागज देखा है। हमने वो कागज नहीं देखा है, तो उन्होंने देखा। असद मजीद क्या कह रहे हैं, जिन्होंने वो कागज भेजा था उनसे पूछें कि वो क्या कहते हैं, जिसने रिसीव किया वो क्या कहते हैं। लगारी साहब, अभी सियासी मंजरनामे में हम गौर करें तो आपको क्या लगता है क्यों अचानक ये तब्दीली आई? कुछ रोज पहले तो मफाहमत की बातें हो रही थी, साथ बैठकर जो सियासी जमातें हैं उनके रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, अचानक ये तल्खी क्यों बढ़ गई? वो तल्खी बढ़ने के कई असबाब हैं। बात यह है कि आपके मैकेनिज्म को कोई एक जगह से कंट्रोल नहीं करता है, सही, और किसी एक जगह से कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उसे अवाम के कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन कभी वो कहीं चला जाता है। पावर का सेंटर जो है कभी कहीं होता है और कभी कहीं होता है, कभी मुल्क के अंदर होता है, कभी मुल्क के बाहर होता है, कभी आप डिसीजन ले रहे होते हैं,
कभी दाएं से डिक्टेशन लेते, कभी बाएं से तो डिक्टेशन लेते। लगाई साहब ये तो बहुत परेशान सूरत हाल है, ऐसे तो मुल्क डूब जाएगा अगर यहाँ से वहां से डिक्टेशंस आती आप रहेंगी। क्या, आपके बस में क्या है? आपके बस में यह है कि आप सुबह आकर चैनल पर अपना सुबह का नशरियात करें। हमारे बस में नहीं है कि हम जाकर इस्लामाबाद के या शाहराह दस्तूर पर जाएं या हम रावलपिंडी में जाएं और वहां जाकर अर्ज करें, हुजूर इस मुल्क का ख्याल कीजिए। तो लगारी साहब लेकिन अभी अगर बात करें नून लीग की, तो नवाज शरीफ जो है वो पार्टी सदर बन गए हैं बिला मुकाबला, कैसे देखते हैं आप? लगता है कि अब हालात नून लीग के बेहतर होंगे सियासत के? मैं कल परसों से लेकर अब तक तालियां बजा रहा हूँ, मुसलसल तालियां बजा रहा हूँ। इनकलाब आ गया है, बहुत बड़ा इनकलाब आ गया है मुल्क के अंदर, और इनकलाब के सौते फूट पड़े हैं। एक जो है ची गवेरा आ गया है, एक जो है वो माओ जेतुंग को इक़्तिदार मिल गया है वापस अपनी पार्टी का, एक व्लादिमीर लेनिन आ गया है, एक जो है वो हो ची मिन आ गया है। ऐसे ही है। समझौते लगाई बाद साहब भी नवाज लोग- शरीफ साहब कहते हैं कि मैं शाहिद खाकान अब्बासी ने मेरे साथ बड़ी सोहबतें सही हैं, तो बड़ा अच्छा मेरा साथी था। लगता है कि पुराने साथियों को इकट्ठा कर रहे हैं दोबारा से। नहीं तो फिर क्या होगा? आप 50,000 जीरो जमा कर लें तो फिर क्या होगा? आप कर लें, जितने जीरो जमा करने हो कर लें। खाकान अब्बासी कोई आसमान से उतर करे, अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, सदाकत अब्बासी से हार गए थे, और बार इस इलेक्शन में लड़ते तो भी हार जाते। वो वहां लाहौर से जाकर एक सीट ली थी उन्होंने। लगारी साहब फिर हल क्या है? फिर हल क्या है? तमाम मसाइल की निशानदेही तो हुई नहीं। मेरी बात सुने ना, उनके वालिद साहब तो अपना इसमें पाक फिजाइया में मुलाजिम थे। पाक फिजाइया के मुलाजिम के बेटे के पास कहाँ इतने वसाइल आए कि वो ऐलान चलाए? यार अपने बारे में बात करो ना, कहाँ से लाए थे आप? क्या मरी की जो लगारी साहब ये तो फिर कानूनी इदारों का जो है बात उन पे आती है ना, सारा एहतसाब तो उन्होंने करना है। नैब के केसेस थे, वो नैब पेश होते रहे, आपके सामने रिहाई मिली है, और अभी नैब ऑर्डिनेंस में ही एक नया ऑर्डिनेंस लेके आए हैं उसके कानून में तरमीम के लिए मौजूदा सेटअप ही। हाँ जाहिर है वो सफाइयाँ करनी है इन्होंने, और एक अच्छा काम ये किया है इन्होंने, मुझे मेरे ख्याल में बहुत बुरा काम किया है, शर्मनाक है कि 40 दिन का रिमांड जो है वो रखा गया है। क्या करेंगे 40 दिन? उस आदमी को अचार बनाकर उस अचार को जो है बाजार में तकसीम करेंगे 40 दिन तक? क्या करना है? और फिर ये कि अगर किसी ने गलत इल्जाम लगाया तो उसकी सजा जो है 2 साल रखी गई है। ये क्या बात हुई? आप लोगों की जिंदगियां तबाह कर देते हैं, बर्बाद करके रख देते हैं, लोगों से जिंदगियां छीन लेते हैं और कहते हैं कि जनाब इनको 2 साल सजा दे दो। ये मेरे ख्याल में ये जो तरामीम लाई जा रही हैं ये लेपापोती हो रही है, और इस कानून को बरकरार रखना है। ये कानून पाकिस्तान और ये कानून एक साथ नहीं चल सकेंगे, इसलिए कि हिसाब अब तक जो हुआ है हमने देख लिया है। परवेज मुशर्रफ बल्कि उससे भी पहले वो जब उसका एहसाब ब्यूरो था एहसाब रहमान का, सैफुर रहमान का, उससे लेकर अब तक हमने किस तरह से हमने वो काले सुनी हुई हैं जो एहसाब रहमान। लगारी साहब ये इसके साथ साथ जो डिफेमेशन लॉ है इसकी मंजूरी करवाई जा रही है, पंजाब के अंदर करवाई जा रही है, बस इसकी क्या वजह है? जनरल ज़ियाउल हक ने एक कानून मंजूर किया था अपने दौर में, आखिरी दौर में, कि अगर किसी के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया जाए और अगर वो वाकई सच्चा भी हो, उसके सबूत भी हों और सारा कुछ मौजूद, तब भी जो इल्ज़ाम लगाएगा उसके खिलाफ डिफेमेशन का केस होगा। ये वही कानून है, इसी तरह के कवानीन हैं। और कोई लेकिन ये पंजाब में ही क्यों लगाया जा रहा है, पूरे मुल्क में क्यों नहीं? इसलिए कि पंजाब में इक़्तिदार है मुगलिया खानदान का, और जाती उमरा का मुगलिया खानदान वहां से हुक्मरानी कर रहा है और बादशाहत कर रहा है, और बादशाहों के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। आपको पता है कि बादशाहों के खिलाफ बोलने पर जुबान काट दी जाती है, अनारकली को जो है दीवार में चुनवा दिया जाता है। ये होता है, मुगलों के दौर में यही होता रहा, और आप हमारे दौर के मुगल ये हैं। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया, अपना सियासी तज्जिया पेश किया सारी सूरत हाल पे, और लगारी साहब की जानिब से जो कहा गया, जो मुझे समझ आई सारी बात से, वो ये है कि तमाम सियासी जमातें बस आपस में ही लगी हुई हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करने के लिए। अवाम का किसी को ख्याल नहीं है जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इसराइली दहशतगर्दी की। तो इसराइल की हठधर्मी बरकरार है, सहायोनी फौज की हम देखें कि रफा में जुल्म की इंतहा उन्होंने हद कर दिया। मुसलसल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर फ़ज़ाई हमले किए जा रहे हैं, और गुज़श्ता इतवार को रफा के पनाह गुज़ीन कैंप पर जो हमला किया गया, पूरी दुनिया उस पर गमज़दा है और तड़प रही है। सोशल मीडिया पर नन्हे बच्चों और ख़वातीन की खून, ज़ख्मों से चूर और जली हुई बहुत सी दिल दहला देने वाली तस्वीर और वीडियोज़ मौजूद हैं जिनको इंसान देख भी नहीं सकता, देखे तो रूह कांप उठती है। एक तस्वीर खैमे की है जिसमें लिखा हुआ है ऑल आइज़ ऑन रफ़ा के अल्फाज लिखे गए हैं, और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ शख्सियात जिनमें सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हैं उन्होंने इसको अपलोड किया है।
और रफ़ा की सूरत हाल पर आंखें बंद की हुई हैं बहुत से मुल्कों में, जिनमें अमेरिका समेत कई मुल्क शामिल हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत की है। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया, जबकि सिल्वेनिया ने भी ऐलान किया है कि जुमेरात को वो फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम कर लेगा। इसी तमाम सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मशरिक़ वस्ता के अमूर के माहिर मंसूर जाफ़र साहब। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया के वक्त का। यूरोपीय ममालिक ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि दो रियासती हल के लिए कोशिशों में तेज़ी लाई जाए। यूरोपीय ममालिक का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करना कितनी बड़ी पेशरफ्त है और ये कदम मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए कितनी अहमियत का हामिल है? जी, बहुत शुक्रिया जी। यकीनन आपने जिस रिकग्निशन की तरफ इशारा किया जी। है, अलामती तौर पे तो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़मीन पे कोई फ़लस्तीनी रियासत की हदूद तो मुतय्यन नहीं हो सके, और ख़ास तौर पे वो वादे-वईद जो फ़लस्तीनियों के साथ मुख्तलिफ़ अमन माहदात की शक्ल में माज़ी में किए जाते रहे, और उसमें यही यूरोपीय ममालिक, यही अमरीका, यही मगरबी दुनिया जो है वो एज़ ए गारंटर, एज़ ए नेगोशिएटर और एज़ ए ब्रोकर शरीक रही है। लेकिन अपनी उस वक़्त ज़िम्मेदारी जो उस अमन माहदात के नतीजे में रूब अमल आनी थी, वो ये पूरी करने में नाकाम रहे हैं। तो अब एक लिहाज से ये लकीर पीट रहे हैं, साँप गुज़र गया है और ये लकीर पीट रहे हैं। मैं समझता हूँ कम से कम इसकी भी अहमियत है, लेकिन अगर हकीकी मानों में इस वक़्त जो अपना फ़ोकस रखें, वो जंग बंदी पर रखें, क्योंकि इस वक़्त इसराइल जो है, वो अपनी शिकस्त को नबश्ता दीवार देखकर हुँ। जंगी जुनून पर बिल्कुल पागल हुआ जाता है। और आप देख रहे हैं कि जिन जगहों पे दुनिया की डेंसली पॉपुलेटेड यानी खैमा बस्तियां मौजूद है, वहां पे भी वो हमलों से नहीं चूक रहा है। और खुद और इस पे आप अमेरिका की दोगली पॉलिसी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक तरफ अमेरिका असला गोला बारूद फराहम करता है, और दूसरी तरफ दुनिया के सामने अपना अमन पसंद चेहरा बताने के लिए ये कहता है कि जी हमने उनको फलां वजन के फलां जो तर्ज के जो हैवी बॉम्ब्स नहीं दिए, और उनको जी। कहा है कि वो बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। और इस वक्त इसराइल अपने वो नाम नहाद प्रिसाइज अटैक के हथियार जी। जिनको इस्तेमाल कर रहा है, वो इन फलस्तीनी बम बस्तियों के मंसूर ऊपर। साहब, और हमने देखा कि आलमी अदालत के फैसले के बाद रफ़ा में इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई और अक़वामे मुत्तहिदा के 193 में से तकरीबन 147 मुल्कों ने फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया है। 147 मुल्क जो मिलकर भी इसराइल को नहीं रोक पा रहे। यकीनन इस वक्त जो हमारे यहाँ आलमी निज़ाम हमने तय कर रखा है जी, ख़ास तौर पे ऐसे मौके पे किसी जारे का हाथ रोकने के लिए, वो तो इस वक्त मुकम्मल नाकामी का शिकार नज़र आता है। मेरी मुराद अक़वाम मुत्तहिदा से। अक़वाम मुत्तहिदा बुनियादी तौर पे वो इदारा है कि जिसने फ़लस्तीन के इस कल्ब में जो है, इस दिल में जो है, वो इसराइल का नासूर बीजा था और इसको रिकग्निशन दी थी, और इसको एक यहाँ पे गसब शुदा सरजमीन पे एक आज़ाद सही। रियासत के तौर पे तस्लीम किया था। आज हमने यकीनन उम्मीदें भी उसी इदारे से लगा रखी हैं। तो इस इदारे का माज़ी का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए, और यहाँ पे ख़ास तौर पे जो मैकेनिज़्म डेवलप किया गया है, जिसमें 5 सिक्योरिटी काउंसिल के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, उनके इशारे अबरू पे जो है वो दुनिया चलती है। और इस वक्त उस सिक्योरिटी काउंसिल से भी बहुत एक करारदाद मंजूर हो चुकी है, लेकिन इसराइल उस करारदाद को मानने से भी इनकारी इसराइल है। बिल्कुल इसराइल करारदादों को भी नहीं मान रहा है। मंसूर साहब, हमने देखा है कि अरब ममालिक का जो किरदार है सारे मामले को लेके, जो 57 इस्लामी ममालिक हैं, एट देयर बेस्ट जो वो कर पा रहे हैं वो सबके सामने जो किया, ऑल्दो के मज़ीद इकदामात की ज़रूरत है, ठोस इकदामात की ज़रूरत है। सर, एक टाइम था कि जब वाकई दुनिया यूनिपोलर थी, अमेरिका की हेजमनी थी और डिसीजन मेकिंग सारी वहाँ से होती थी। अभी भी हम देखते हैं तो इसराइल सिर्फ अमेरिका की ही बात मानता है, लेकिन अब मल्टीपोलर कॉन्सेप्ट है, चाइना जैसी ताकतें भी मौजूद हैं। उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है इस सारे मामले में, वो क्या कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि इस वक्त चाइना ने जो बड़ी अग्रेसिव डिप्लोमेसी का आगाज़ किया है, अगरचे उसका मेन फोकस उन्होंने तिजारत को रखा है, लेकिन उसकी साइडलाइंस पे जो गज़ा की जंग है, उसको भी, और ख़ास तौर पे जितने बड़े पैमाने पे उन्होंने इस वक्त अपने यहाँ अरब लीडरशिप को होस्ट किया है, मैं समझता हूँ ये चीन का वो किरदार है जो इससे पहले उसने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की रिप्रोचमेंट के हवाले से किरदार अदा किया था, और ये दोनों एक दूसरे की शदीद मुखालिफ इख्तलाफात रखने वाले मुल्क थे। तो इस चाइना ने अपनी उस डिप्लोमेसी के नतीजे में इन दोनों मुल्कों को करीब किया और इनके दरमियान जी। वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो कायम करने, और उस वक्त ये ऐलान किया गया था कि अगली डेस्टिनेशन जो है वो चाइना की, वो फ़लस्तीन के मसले के हल के हवाले से होगी। मैं समझता हूँ कि उसकी शुरुआत हो चुकी हैं।
और अब अरब मुल्कों को जो अपने तौर पे तो शायद अकेले अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम वो दुनिया की और ख़ास तौर पे हमारे मशरक़ी रीजन की एक आलमी इक़्तिसादी ताकत के जलाव जी। में कम से कम अपने सब सियासी और मंसूर साहब, वक्त सफ़ारती बड़ा वज़न कम है, डालें। जाते जाते ये बता दीजिएगा, हमने देखा स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने भी अब फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। तो क्या इससे फ़लस्तीन कॉज़ को तक़वियत मिलेगी? जी, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया जी, यकीनन इसकी सिंबॉलिक अहमियत बहुत ज़्यादा है और ये मोरल बूस्टिंग सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन जब तक ज़मीन पे जंगबंदी नहीं होगी तो वो फ़लस्तीनी रियासत या उसके जो बासी हैं, वो इसी तरीके से इसराइली जंगी मशीन का जो है मंजूर साहब, वो अभी हदफ बनते अमेरिका में रहे। इंतखाबात आ रहे हैं सर, तो आपको क्या लगता है वहाँ पर अगर चेंज ऑफ कमांड होती है तब ये मसला सॉल्व होता नजर आएगा? लेकिन इस वक्त जो मेन कंटेंडर हैं वो तो इस मसला फ़लस्तीन को उसकी मंजिल खोटी करने के हवाले से अपना सानी नहीं रखते। इसी अल-कुद्स शरीफ में उन्होंने अमेरिका का सफारतखाना ट्रंप साहब ने मुंतकिल करके एक नई बहस छोड़ दी थी। फिर इसी तरीके से जो यहाँ पे डील ऑफ द सेंचुरी नामी सौदेबाजियाँ की गई, जिसके नतीजे में अरब मुल्कों को मज़ीद नॉर्मलाइजेशन और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से एक कतार के अंदर खड़ा कर दिया गया। तो कम से कम जो चेंज ऑफ कमांड है उसकी सूरत में भी कम से कम अमेरिका की पॉलिसी आप समझ लीजिए, मसला फ़लस्तीन के हवाले से या इसराइल के हवाले से वो कभी तब्दील नहीं होती, क्योंकि सही। उसकी उनकी जो पॉलिसी का एक कॉर्नर स्टोन है, उन्होंने अपने इस इल्लीगल मिडल ईस्ट की आउटपोस्ट को हर सूरत में जो है तहफ़्फ़ुज़ देना है, चाहे उसके ठीक लिए है, हर उन्हें सूरत में तहफ़्फ़ुज़ देना है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफ़र साहब, आपने हमें वक्त दिया और इसको अहम टॉपिक पर आपने अपना तज्ज़िया दिया। गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी था। तो नाजरीन, मुल्क भर में ईद उल अज़हा की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ बकरा मंडियों में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो कराची से हबीब खान, लाहौर से मोहम्मद लुकमान, पेशावर से काशिफ अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं कराची का, हबीब खान से जानते हैं। शहरबानो हबीब, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है मंडियों की, और जो जानवर हैं वो आ चुके हैं फुल फ्लेज? हाँ बिल्कुल, देखिए कराची में ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही जो है वो ज़ोर शोर के साथ तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं छोटी मंडियां और जो मेन मवेशी मंडी जिसे हम कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, वो जो है वो सज जाती है और भरपूर तरीके से वहाँ पर इस वक्त जानवरों की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख जानवर कराची की जो मवेशी मंडी है उसमें पहुँचा दिया गया है, क्योंकि अब सिर्फ 15 से 17 रोज़ बाकी हैं ईद उल अज़हा की आमद में। और ख़रीदारी का सिलसिला भी शहर में जो है वो हम देख रहे हैं कि शुरू हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने घरों के बाहर भी जो है वो अब अपने जानवर ख़रीदारी के बाद ला के टेंट लगा करके और मट्टी डाल के जो है वो खड़े करना शुरू कर दिया। तो एक माहौल शहर कायम को हमें पहले से गर्मी दिखना बहुत शुरू हो ज़्यादा जाता है वहाँ पर कराची में, हीट वेव के अलर्ट जारी किए गए हैं, तो जानवरों के हवाले से कोई ख़ास इंतजाम किए गए हैं? अब बिल्कुल देखिए, मुख्तलिफ मंडियों की अगर सूरत हाल के हवाले से बात करें तो पानी के हवाले से जो इंतज़ामात हैं उसमें थोड़ी सी और हम देख रहे हैं कि न सिर्फ जो व्यापारी हैं जो उनकी जानिब से जो है वो हम देख रहे हैं कि जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की इंटेक जो है उसमें इजाफा किया गया है, बल्कि जो मंडी इंतज़ामिया हैं मुख्तलिफ जो शहर में लगाई गई हैं, ख़ास तौर पर अगर मेन खसूसी मंडी की बात करें जो कि इस बार यहाँ पे थोड़ी सी दूर है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर पानी का जो इंतज़ाम है वो भरपूर तरीके से किया गया है। और जानवरों को इस ख़ास तौर पे जो अभी कराची में जो गर्मी चल रही है, 3 रोज़ तक बताया गया है कि कराची में हीट वेव मज़ीद जारी रहेगा, हफ्ते तक ये गर्मी की जो शिद्दत है शदीद बरकरार रहेगी। तो ऐसे में जानवरों को भी ज़ाहिर प्रोटेक्ट करना है, उनको पानी की जो इंटेक है उसको पूरा करना है। इसके साथ साथ जो व्यापारी मंडी में रुके हैं ज़ाहिर उनकी भी जो हम देख रहे हैं कि उनको भी ख्याल करने के लिए तो टेंट्स इस बार हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मंडी में, ज़्यादा खुले में मौसम की शिद्दत से बचने के लिए व्यापारी और जानवरों के लिए इंतजाम किए गए हैं मंडी में। हबीब साथ ही रहिएगा, पेशावर का रुख कर लेते हैं, काशिफ अजीज से जानते हैं। काशिफ, आप बताइएगा पेशावर में बकरा मंडियों की क्या सिचुएशन है इस वक्त? और बिल्कुल दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी ईद के दिन करीब आते ही मंडियाँ जो है वो सज चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाड़ा रोड मवेशी मंडी में, जहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर ईद के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं, कोई बकरा कोई दुम्बा तो कोई बैल ख़रीदने के लिए यहाँ घर से निकला है, लेकिन कीमतें काफ़ी ज़्यादा है। शहरी काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी का शिकार है। शहरियों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में बकरी की कीमत में जो है वो 20,000 रुपये इजाफा हुआ है।
है। इसी तरह अगर हम बैल, गाय और भैंस की कीमतों की बात कर ले तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। कुछ लोगों का तो कहना है कि पिछले साल जो जानवर 2 लाख का मिल रहा था अब वो 3 में मिल रहा है। इसके साथ उनका ये भी कहना है कि छोटे बैल जो है जो 1,50,000 का मिलता था अब उसकी कीमत 2,30 से भी ऊपर हो गई है। और इसके साथ शहरी ये भी गिला कर रहे हैं कि यहाँ पर ना सिर्फ दुम्बे बकरे बल्कि इसके साथ बड़े जानवर जो है उसकी कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हमें हुआ ये है। बताइएगा कि जो व्यापारी वहाँ पर मौजूद हैं वो इंतजामात से खुश हैं? वहाँ पर मंडियों के जो इंतजामात किए गए? बिल्कुल, हेल्थ डिपार्टमेंट और इसके साथ ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से मरासला भी जारी किया गया है कि कांगो वायरस से बचने के लिए जो एंट्री गेट होते हैं मंडी के वहाँ पर स्प्रे का इंतज़ाम हो और मंडी में व्यापारी और ख़रीदार जो है वो ग्लव्स का इस्तेमाल करें। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ हम देखते हैं कि ना तो यहाँ पर स्प्रे का कोई इंतज़ाम है और इसके साथ ना कोई ग्लव्स पहन कर यहाँ आ रहा है। क्योंकि अगर हम बात कर लें तो पेशावर के करीबी ज़िला चारसदा में कुछ दिन पहले जो है एक लड़का जो है वो कांगो वायरस से जाबहक भी हुआ था। उसके बाद ज़िली इंतज़ामिया ने एलामिया जारी किया था कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में जो इंतज़ामात है ज़िली इंतज़ामिया अगर किसी मंडी में पेशावर में भी, और जैसे कि काशिफ आपने बताया कि महंगाई अरूज पर है, जानवरों की कीमतों में इजाफा हुआ है। आप भी साथ रहिएगा, लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। लुकमान वहाँ पर मौजूद हैं। लुकमान, आप कौन सी बकरा मंडी में मौजूद हैं लाहौर में, और यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कीमतों की क्या सिचुएशन है? जी, मैं इसको पेशावर कांजरा की बकर मंडी में मौजूद हूँ जो कि लाहौर की सबसे बड़ी बकर मंडी है। लेकिन ये है बकर मंडी जो कि पूरा साल चलती है। अभी जो टेम्परेरी बकर मंडियाँ हैं जो कि 10 जगह पे कायम होनी है उनकी अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ और मोस्ट प्रोबेबली जो अगर उनका क़याम होगा वो 6 या 7 जून तक हो जाएगा और उसके बाद सही रौनकें आएंगी। अभी भी यहाँ जानवर आना शुरू हुए हैं लेकिन गाहक अभी नहीं है। यकीनन इसके लाहौर में जितनी गर्मी है कहीं शाम में जाकर लोग आना शुरू होते हैं यहाँ खरीदारी के लिए, लेकिन उतना अभी रश नहीं है। जो यहाँ पे जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि यहाँ पे जितनी सहूलियत होनी चाहिए अभी चूँकि नहीं डेवलप हुआ सारा कुछ, तो अभी पानी भी उनको जो मशकों में खरीदना पड़ता है, लेकिन जानवरों के लिए अलबत्ता पानी उनको मिल जाता है पीने के लिए। लुकमान, कीमत के हवाले से बताइएगा, कीमतें जो हैं वो जानवरों की कहाँ तक पहुँची हुई हैं? जी, जानवरों की कीमतें जो है इस वक्त जो 4 मन का जो जानवर है तकरीबन 2.25 लाख रुपए का वहाँ तक पहुँच चुका है। और इससे बड़े जानवर है यकीनन कहीं महंगे होंगे और ख़ास तौर पे कई ऐसे होते हैं जो जिन्हें आप कह सकते हैं कि VIP एनक्लोजर बन जाते हैं। इस मंडी में भी बड़े बड़े जानवर वहाँ आते हैं, यकीनन उनकी कीमतें तो मैंने और शहरबानों ने भी ईद का जानवर खरीदना है तो क्या मशवरा देते हैं आप? अभी आके खरीद लें, अभी साजगार है माहौल। जानवर यहाँ पहुँचा है, जो ही दिन करीब आएंगे यकीनन यहाँ पे जो तादाद बढ़ती जाएगी, लोग भी आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची से हमें ज्वाइन किया था हबीब खान ने, पेशावर से काशिफ अजीज और लाहौर से हमें मोहम्मद लुकमान। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि मंडियों की सूरत हाल क्या है। तो अजीम, मैंने और आपने जानवर पसंद कर लें आप भी। लुकमान को आवाज नहीं गई हमारी बड़ाई, मैंने जरूरी सवाल पूछा था। मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि अभी अगर मंडियां सस्ती हैं लाहौर में तो फिर अभी जाके खरीद लें या हाँ, और अभी जाना बेहतर है या फिर आप बिल्कुल एंड तक वेट करें। मुझे लगता है स्टार्ट में ना जो व्यापारी होते हैं वो रेट्स नर्ख नीचे नहीं लाते, वो अपने एटीट्यूड में होते हैं कि अभी तो बड़े दिन है, अभी तो हमारे बहुत बड़े बड़े ग्राहक आएंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन करीब आते हैं उनका भी एटीट्यूड थोड़ा डाउन हो जाता है और वो भी डाउन टू अर्थ हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है आप ले जाएं, आपकी मेरी किसी की भी नहीं, दरमियानी बात कर लेते हैं। बार्गेनिंग का वैसे अपना ही मजा होता है, वो वहां जाकर जो की जाती है ना मंडी में। मैंने तो खैर कभी नहीं की, लेकिन सुनती हूँ मैं अपने घर वालों की, हमने ये बात की फिर उसने ये तो अगर आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इस बार प्लान कर लेते हैं, कोई इतना मसला नहीं। जी जरूर। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, बात करते हैं नून लीग की सियासत से मुतालिक। तो नवाज शरीफ फिर नून लीग के ड्राइविंग सीट पर आ चुके हैं, सियासी तौर पर मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। पार्टी सदर बनने के बाद उनकी ज़ेरे क़यादत लाहौर में नून लीग के बड़ों की पहली बैठक हुई है, जिसे तकरीबन 3.5 घंटे ये मीटिंग जारी रही और जिसमें आइंदा बजट अवाम को रिलीफ देने से मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ सिफारिशात पर गौर किया गया। और ज़रा ये बताते हैं कि मीटिंग में 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को रिलीफ देने और सरकारी अखराजात कम करने पर इत्तफाक किया गया है। तो इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल, बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार हैं अब्दुर्रहमान खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर गुड। नवाज शरीफ जो है पार्टी सदारत की कुर्सी पर बैठ चुके हैं बिला मुकाबला, कैसे देख रहे हैं आप? मामला बेहतर होंगे, सियासत बेहतर होगी उनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि 4थी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश लेकर पाकिस्तान आए थे, वो वज़ीर आज़म तो नहीं बन सके, लेकिन इतनी तवील जद्दोजहद के बाद कम से कम वो पार्टी के सरबराह ज़रूर बने।
अब नवाज शरीफ साहब के सदर बनने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई ऐसा काम जो कि नवाज शरीफ साहब बतौर कायद नहीं कर सकते थे, अगर वो पार्टी सरबराह बनेंगे तो शायद वो कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि गाइडेंस शहबाज शरीफ साहब को भी मिल रही थी, मरीम नवाज साहिबा को भी मिल रही थी। पार्टी इजलासों की सदारत वो पहले भी करते थे, बल्कि उन पर तनकीद होती थी कि वो कोई सरकारी ओहदा नहीं रखते, पब्लिक ऑफिस नहीं रखते, ना वो मिनिस्टर हैं, ना वो वज़ीर आज़म हैं, ना वो चीफ मिनिस्टर हैं, मगर उसके बावजूद वो सरकारी इजलासों की सदारत कर रहे थे और बड़े संजीदा सवालात उठते थे कि वो किस कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे थे। अब नवाज शरीफ साहब बुनियादी तौर पर एक कोर्स करेक्शन के लिए आए हैं कि वो ये बताना चाहते हैं कि उनको गलत तरीके से हटाया गया, एक इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया, और उनकी तकरीर का जो पहला फिक्रा था सदर बनने के बाद कि आज आप इस बात पर जश्न मनाएं कि साकिब निसार साहब के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मेरा अब्दुर्रहमान एग्जैक्ट यही सवाल था कि सदर बनने के पीछे क्या यही मुहर्रकात थे ताकि वो एक जेस्चर चला जाए कि जो फैसला दिया गया के बाद जी वो एक सिंबॉलिक वैल्यू थी, लेकिन उसके साथ साथ PMLN में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि हमारी पॉलिटिक्स है क्या। नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दो का नारा लगा कर आए, एंटी इस्टेब्लिशमेंट उनकी एक सिंबॉलिक वैल्यू थी, मगर जिस तरीके से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को हटाया गया, जिस तरीके से 16 माह की गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब की उन्होंने परफॉर्म किया और इलेक्शंस में जो शिकस्त हुई है, आज नवाज शरीफ साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां खो चुके हैं। आज नवाज शरीफ साहब एक हाइब्रिड सिस्टम की पैदावार हैं। उनके बारे में आ रहा है कि ये PMLN की गवर्नमेंट नहीं है, ये अनकॉन्शियसली नवाज शरीफ साहब के जहन में ये बात है कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम जरूर हैं, इख्तियार है, इख्तियार नहीं है। इख्तियार किसके पास है? नाकदीन ये कहते हैं कि ये मोहसिन नकवी साहब की गवर्नमेंट है, ये मोहम्मद औरंगजेब साहब की गवर्नमेंट है, ये अनवारुल हक काकड़ साहब की गवर्नमेंट है, ये फैसल वाडा साहब की गवर्नमेंट है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां खो चुके तो क्या एंटी अदलिया? देखिए अब मसला ये है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब जो है, नवाज शरीफ साहब ने बड़ी मोहतात गुफ्तगू की, उन्होंने अपने मुकदमे को जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब तक रखा, साकिब निसार साहब तक रखा, मगर शहबाज शरीफ साहब बहुत आगे आए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो जजेस हैं अक्सरियती मुहिब्बे वतन है, मगर बाज काली भेड़े मौजूद हैं। और ये बुनियादी तौर पर PMLN की एक नई स्ट्रैटेजी है कि वो मीडिया से भी लड़ना चाहते हैं, वो तहरीक इंसाफ से भी लड़ना चाहते हैं, वो अदलिया के अंदर उस मखसूस ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं जिससे उनको ये खौफ है तो कि शायद इमरान खान साहब को वो रिलीफ। अब्दुर्रहमान साहब, जो मखसूस ग्रुप है वो तो फिर इनकी तरफ से भी सामने आता है। देखिए हर दौर के अंदर एक फेवरेटिज्म होता है, हर दौर के अंदर कुछ लाडले होते हैं निजाम के। एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि साकिब निसार साहब इमरान खान साहब को सूट करते थे तो तारीफें होती थी। आज की अगर जुडिशरी को तनकीद बनाई जाती है, ये पिक एंड चूज है। अगर आप मेरे हक में फैसला देंगे तो आप बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन अगर आप मेरी ख्वाहिश के बरखिलाफ फैसला देंगे तो मुझे आप पसंद नहीं लेकिन है, फिर आप कॉम्प्रोमाइज। अगर इन फैसलों के ऊपर सियासी बयानी की बुनियाद बनाई जाए, ये कितना डेंजरस प्रेसिडेंट हो सकता है? ये बड़ा खतरनाक है कि हम अदारों की आज़ादी की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि ये हमारे ताबे हों, हम कंट्रोल करना चाहते हैं। देखिए ना आज क्या हो रहा है कि एक पार्टी से उसका सिंबल ले लिया गया, सही, एक पार्टी को इलेक्शन कैंपेन से आउट करने की कोशिश की गई, जुडिशरी को इस्तेमाल किया गया और मियां साहब खुद विक्टिम हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और उनके साथ वो कुछ हुआ जो आज तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। तो कैरेक्टर बदल रहे हैं, स्क्रिप्ट नहीं बदल रहा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। इन्होंने कहा कि अदलिया में काली भेड़ें मौजूद हैं, तो सियासतदानों में काली भेड़ें नहीं है? जी सियासतदान, देखिए बात यह है कि आप अगर तो असूल की पॉलिटिक्स करें, अगर आप नजरिए की पॉलिटिक्स करें, अगर आप अपनी बात जो आप ऑपोजिशन में बैठकर कहते हैं हुकूमत में आकर उस पर अमल करें, फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप इक़्तिदार में आने के लिए आप कहें महंगाई है और हम कौम को महंगाई से निजात देने के लिए लेकर आ रहे हैं, हमें आप इक़्तिदार में वेलकम करें और हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं। लेकिन जब आप इक़्तिदार में आते हैं, आप क्या करते हैं?
आप नैब तरमीम करते हैं, बिल्कुल। आप अपने मुकदमात से अपने आप को बरी करने की कोशिश Defamation law करते लेके आते हैं। हद तक इज्जत का कानून लेकर आते हैं, पीका जैसे काले कवानीन लेकर आते जो हैं, आप पहले पैमरा पसंद पर। नहीं करते थे, जी जो पहले आप पसंद नहीं करते थे। जी पहले वही मैं कह रहा हूं कि इनका आज़ादी इजहार का पैमाना, इनका इदारों की आज़ादी का पैमाना ऑपोजिशन में फ़र्क होता है। ये जब हुकूमत में आते हैं फिर ये ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर आ जाते हैं, फिर इन्हें सोशल मीडिया से भी खौफ आता है, ये एक्स से भी परेशान हो जाते हैं, ये यूट्यूब चैनल से भी परेशान हो जाते हैं, और फिर जब ये सारी सूरत हाल आती है तो ये बुनियादी तौर पे ब्लेम गेम में अच्छा, चले अब्दुल रहमान, हम जाते हैं, चाहते हैं- इंस्टीट्यूशंस को लड़ाते हैं। सर मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस के लिए ज़रा सिचुएशन थोड़ी और क्लियर करें, मेरे लिए भी करें, थोड़ी कन्फ्यूजन दूर हो कि एक जानिब हम देख रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि जी एक मखसूस मुबैना तौर पर अदलिया में एक तबका है जो मुबैना फैसलों के ज़रिए रिलीफ दे रहा है, तो दूसरी जानिब हम फैसले भी देख रहे हैं। भी थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग आई है कि बरी किया गया एक और मुकदमे में बानी PTI को, और इसी तरह से कुछ और केसेस में एतजाज़ एहसन का बयान है कि वो भी मुकदमात नल एंड वॉइड हो जाएंगे, बानी PTI भरी हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ नैब ऑर्डिनेंस भी आ रहा है और इस तरह से मामलात भी चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो बरी होने से बानी PTI के इनके लिए कोई खदशा है? ये क्या सिचुएशन है? देखिए ये तो बड़ी ही एक सादा और सिंपल बात है। जिस शख्स की एक तस्वीर से आप खौफजदा होते हैं, आज इमरान खान साहब की पेशी है सुप्रीम कोर्ट में, नैब तरमीम का बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा है, वीडियो लिंक आप के जरिए। लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे नहीं हैं, दिखाएंगे। आप उस शख्स की तस्वीर से इतने खौफजदा हैं कि आप दिखा नहीं सकते, ऑल्दो कि उसका कोई जवाब हमारे पास मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब अंडर ट्रायल नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम अंडर ट्रायल है। इद्दत में निकाह का जो केस केस था है, बिल्कुल। कल आपने देखा जी 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 किस मूवमेंट पे जाके जज साहब अलहदा हो जी गए, जी और जिस ड्रामाई अंदाज के अंदर वो सब कुछ हुआ, जिस तरीके से अदलिया में मुदाखलत के हवाले से खतूत लिखे जा रहे हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट का जो रिस्पांस है, जिस तरीके से जुडिशरी को पगड़ियां उछालने का और फुटबॉल बनाने के मैसेजेस दिए जा रहे हैं, तो ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का इम्तिहान है। अब जहां तक नैब कवानीन की बात है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान करप्शन में दुनिया में कहां खड़ा है? क्या हम इंकार कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में करप्शन नहीं है? क्या? और करप्शन करता कौन है? साहिब इक़्तिदार लोग ही करते हैं, मैं और सही आप बात तो है। कर ही नहीं नहीं कर सकते। सकते। किसी ने तो पैसा लूटा है, किसी ने तो फंड्स खाए हैं इस मुल्क के, मगर इस मुल्क में हमेशा नारा एहतसाब का लगाया जाता है और फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इदारों को इस्तेमाल किया जाता है। आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करते आए हैं इस मुल्क में नैब को। अब नैब को ठीक होना चाहिए, नैब की रिफॉर्म्स होनी चाहिए, Exactly. मगर बदकिस्मती के साथ ऐसा नहीं होता। नैब को इस्तेमाल अच्छा, किया जा रहा है अब्दुल सियासी हम यही मुखालिफिन देखते के हैं कि जब मकासद ये के लिए, ऑपोजिशन में होते हैं तो नैब के खिलाफ कहते हैं कि इसको बंद कर देना चाहिए। ये जी, इनकी लॉजिक होती है कि नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, बिल्कुल। अब बाद में आके उसी से- एहतसाब और जमहूरियत इकट्ठे नहीं चल सकते। आप मुल्क चला लें या एहतसाब कर लें। इस मुल्क में आप दो ब्यूरोक्रेट पकड़ते हैं, पूरी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी गो स्लो की पॉलिसी पे चली जाती है। पिछले 3-4 साल से इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हम मुख्तलिफ जस्टिस दे रहे हैं नैब के अंदर तरमीम के हवाले से। अब आप ये देख लीजिए कि कल एक नैब ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। आप जिस्मानी रिमांड के ऊपर आजम नजीर तारड़ साहब ये कहते रहे सेनेट में खड़े होकर कि जनाब व्हाइट कॉलर क्राइम में पूरी दुनिया में 14 दिन से ज्यादा का रिमांड नहीं है, नहीं होता। और आज आप 40 दिन का 40 दिन का रिमांड, रिमांड। और वो भी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए, और यानी किस लिए? पार्लियामेंट के जरिए नहीं पार्लियामेंट ला के रहे। जरिए नहीं आएगी। क्या क्या समझते हैं वो, किस लिए अपने ये दिल की तस्दीक बुनियादी है? तौर पे वही कैदी नंबर 804 उनके खिलाफ मजीद मुकदमात बनाने की एक तैयारी हो रही है, और लग यही रहा है को अभी ये फैसला यही है कि इनको रखेंगे। अंदर रखना है। एतजाज हसन तो कहते हैं कि बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं। देखिए, अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत हर शख्स का ये हक है कि उसको फेयर ट्रायल मिले, सही। ये पाकिस्तान की जुडिशरी का इम्तिहान है। एक फिक्रा मैं जरूर कहना चाहता हूं कि एक अदालत कानून की है। जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा ना कि साकिब निसार ये आज नून लीग के कारकुनों ने रद्दी की टोकरी में आपका फैसला डाल दिया है, इसी तरह एक अदालत अवाम की है। ऐसे अवाम की अदालत ने 8 फरवरी को इमरान खान को ब्लैंकेट
चिट दी है, एक इम्यूनिटी दी है कि वो बरी हैं। यहाँ पर बताया गया कि वो चोर हैं, तोशा खाना के चोर हैं, कौम ने नहीं माना। उस शख्स को जिसको अरबों रुपया लोग अतिये के तौर पे देते हैं शौकत खानम में नमल के अंदर, कौम ने नहीं माना। आपने इद्दत में निकाह का मुकदमा बनाया, करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, कौम ने नहीं माना। खुद राना सनाउल्लाह, मियां जावेद लतीफ़ जैसे लोग वो ये कहते हैं कि अगर ये फैसले ना आते इलेक्शन से पहले तो नून लीग को इतना बड़ा डेंटना पड़ता जो अब पड़ गया है। आपने इमरान खान साहब को एक विक्टिम कार्ड दे दिया है। वो तो ये भी सकता है ना कि अगर बिल्कुल मैरिट पे केस जिस तरह चल रहा है उसको चलने दिया जाए और ड्यू प्रोसेस अदालत भी फॉलो कर रही है, बिल्कुल ये सारे मामला हो तो बिल्कुल जो गिल्टी है उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन जब हुकूमत पैनिक होकर इस तरह के जेस्चर्स करती है तो फिर शायद कहीं ना कहीं बदनीयती का इजहार होता है कि अब आप देखिए ना कि एक शख्स है वो लाहौर में बैठा है और एक वाक़े के ऊपर जिस पे मैं भी मजम्मत करता हूँ, आप भी मजम्मत करते हैं, हम कहते हैं कि भाई 9 मई के जिम्मेदारों को आप सजा दें, सख्त से सख्त दें, लेकिन एक ही शख्स है, ये पॉसिबल नहीं है कि वो इस्लामाबाद में भी हो, वो पिंडी में भी हो, वो पेशावर में भी हो, वो मियाँ वाली के अंदर भी हो। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि एक मुकदमा बनाएं, सॉलिड बनाएं, वरना इन मुकदमात का भी वही अंजाम होगा जो मियां नवाज शरीफ साहब के मुकदमात का अंजाम हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि आप मीडिया ट्रायल करते हैं, आप उनकी फैमिलीज को एक तकलीफ में रखते हैं, उनकी करैक्टर असैसिनेशन करते हैं और फिर वो जेलें काटने के बाद विक्ट्री का साइन बनाकर आते हैं और कामयाबी समेटते हैं और लोगों के सामने कहते हैं हमने बड़ी सोहबतें समेटी, बर्दाश्त की हैं और सब कुछ। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया अब्दुल रहमान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सेहत के हवाले से। ये तो नाजरीन, हर 10 में से एक बच्चा जो है वो स्पीच डिले का शिकार हो जाता है, यानी बोलने में उसको मसाइल पेश आते हैं। माहिरीन के मुताबिक बच्चा जब अपनी उम्र के 2 साल मुकम्मल कर लेता है तो नॉर्मल हालत में तकरीबन 50 अल्फाज बोलना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ जब वो 3 साल का हो जाता है तो वो जुमले क्लियर बोलना शुरू कर देता है और तकरीबन 1000 अल्फाज तक पहुंच जाती है उसकी मेमोरी। जबकि इसके साथ साथ जब बच्चा 4 या 5 साल का हो जाता है तो वो क्लियर बात करना शुरू कर देता है, मतलब अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना शुरू कर देता है। प्रॉपर जुमले जो हैं वो बयान कर सकता है, बोल सकता है, अल्फाज को, वोकेबलरी को डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं अक्सर बच्चे 3 साल 4 साल के हो जाते हैं लेकिन वो सही तरीके से नहीं बोल पाते, अल्फाज क्लियर नहीं उनके होते और उसके बाद वो बात को पहुंचा नहीं पाते अगले बंदे तक। तो ये मसाइल क्या हैं? स्पीच डिले किस वजह से होती है, इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ रिहैब कंसल्टेंट डॉक्टर अफाफ मदू साहिबा मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, ये क्यों होता है बच्चों में मसला स्पीच डिले का? अभी जैसे शाहरबानो ने बताया कि ऑलमोस्ट हर 10 में से एक बच्चा जो है स्पीच डिले का शिकार है जी। और अभी रिसेंटली जो हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं उसमें इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं कि बच्चा स्पीच डिले का शिकार क्यों होता है। अगर मैं थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत सिंपल और आसान अल्फाज में, यानी बगैर कोई टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए हुए बात करूँ ताकि हमारे जो वालिदैन घर पे हैं वो इस चीज़ को समझ सकें जी। अगर मैं मुख्तसरन कहूँ तो जो स्पीच डिले की 2-3 रीज़न्स हो सकती हैं और वो बाज़-औक़ात पेरेंट्स को अंदाज़ा होता है और कुछ सिम्टम्स के साथ वो बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले ये हो सकता है कि आपके जो ब्रेन डेवलपमेंट है, यानी डेवलपिंग ब्रेन जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है। यानी पहले 3 साल बच्चे के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बल्कि बच्चे के पैदा होने से लेके यानी पैदाइश से पहले भी, प्रेगनेंसी के दौरान भी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है और उसके बाद पैदाइश के 3 साल तक जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। सो ये फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ लाइफ जो हैं ये बच्चों के बहुत ध्यान से उनको फोकस करने वाले होते हैं, उस पर तवज्जो देने वाले होते हैं। डॉक्टर साहब, यानी कि जो 3 साल तक बच्चा अगर क्लियर बोल रहा है कुछ अल्फाज, कुछ जुमले, तो लाइक उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है? देखिए, स्पीच और लैंग्वेज जो है ये 3 साल की उम्र तक जो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ज़ाहिर नज़र आ जाती है, आपको फौरी तौर पर नज़र आ जाती है। जैसे अभी शाहरबानो ने कहा कि बच्चा जो है वो 1 साल की उम्र तक उसके एक 1 वर्ड स्पीच जो है वो आ जाती है, बल्कि 1 साल की उम्र से पहले भी उसको हम प्री स्पीच स्किल्स कहते हैं। यानी कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो आ रहे होते हैं जिसमें कि बबलिंग होती है, बच्चे का साउंड को रिस्पॉन्ड करना होता है। तो अगर वो 3 साल से पहले ये तमाम चीज़ें एक्वायर कर लेता है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 3 साल की उम्र तक बहुत क्रिटिकल एज है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब है कि उसके साथ इशू है। अब वो ब्रेन डेवलपमेंट की उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके मसल्स की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके वोकल कॉर्ड्स की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये डिफरेंट कंडीशंस हैं। लेकिन अब हम ये कैसे अंदाज़ा हो कि ये प्रॉब्लम किस चीज़ से रिलेट करती है, उसका अंदाज़ा हमें कैसे होगा?
तो वो मैं कुछ 4-5 इंडिकेटर्स बता देती हूँ या रेड फ्लैग्स बता देती हूँ कि वालिदैन को उससे अंदाज़ा हो जाए। देखिए, अगर आपका बच्चा 6 माह 8 माह की उम्र में आपको रिस्पॉन्स करता है, यानी बोलने से पहले रिस्पॉन्स करना ज़रूरी है, उससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो ठीक है। अब वो रिस्पॉन्स को चेक कैसे आपने करना है, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने उसकी हेयरिंग चेक करनी है। यानी बाज़ औक़ात बच्चे सुन नहीं रहे होते तो वो इसलिए बोल नहीं पा रहे होते, ठीक है। अच्छा, दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि बच्चा सुन तो रहा है लेकिन फिर भी बोलता नहीं है। अब वो जो चीज़ है उसकी 2 रीज़न्स हो सकती हैं। एक रीज़न ये है कि उसको मसल्स जो हैं वो उसके सपोर्ट नहीं करते, उसके वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट वर्क नहीं कर रहे जिसकी वजह से वो बोलता नहीं है, या फिर उसके ब्रेन में जो लैंग्वेज और स्पीच का पार्ट है डेवलपमेंट का वो ठीक नहीं डेवलप हुआ, तो इस वजह से वो बोल नहीं पा रहा, वो सुन रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। तो इसका मतलब है कि सबसे पहली जो चीज़ आपने चेक करनी है वो अपने बच्चे की हेयरिंग चेक करनी है, और उसका बहुत आसान तरीके आप घर में मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके बच्चे की हेयरिंग चेक कर सकते हैं। यानी आप छोटा सा बच्चा जो है, यानी 3 माह का 1.5 माह का बच्चा जो होता है, जब वो लेटा हुआ होता है, सोया होता है, अगर कोई भी ऊंचा शोर होता है तो फौरी तौर पे जाग जाता है, उठ जाता है। बताइएगा, स्पीच डिले के जो मसाइल हैं ये कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है या ये नेचुरली? देखिए, जेनेटिकल, बिल्कुल इसमें जेनेटिक्स का भी रोल है, लेकिन कुछ जो आपके जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं उसके बारे में बात करती हूँ, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा वो 4-5 इंडिकेटर्स बता दूँ ताकि पेरेंट्स फौरी तौर पे वो कर लें। तो आपको जो 3 से 5 माह का बच्चा है उसमें आप उसकी सबसे पहले आपने हेयरिंग चेक करनी है, और उसका तरीका जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी साउंड प्रोड्यूस करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये चेक करेंगे क्या वो आपके अपने नाम को रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता। जैसे बच्चा 5-8 माह का होता है तो वो अपने जो उसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होती है वो उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। यानी जब बच्चे को आवाज़ देते हैं तो बच्चा पीछे मुड़ के देखता है, कोई भी शोर सुनाई देता है तो उसको रिस्पॉन्ड करता है, आपकी नाराज़गी को वो समझता है। यानी आप अगर उसको चुटकी बजा के खिला रहे हैं, उसको स्माइल दे रहे हैं, वो आपको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। गुस्सा करते हैं तो उसको समझता है, तो इट मीन्स कि वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। अच्छा, जैसे ही फिर बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है तो फिर आप ये चेक करें कि जब बच्चा अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है, उसके साथ एंगेज्ड है, तो वो उसमें आपको कितना एंगेज मिलता है, यानी क्या वो अपने टॉयज़ में डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि नहीं कर पाता। ये वो चीज़ें जो उसकी थोड़ी सी ब्रेन डेवलपमेंट के साथ भी रिलेटेड है, क्योंकि स्पीच और लैंग्वेज जो है दिस इज़ नॉट ओनली द पार्ट ऑफ योर फिजिकल पोर्शन, यानी आपकी जो लैंग्वेज का पार्ट आपकी ब्रेन में डेवलप हो रहा है वो भी डायरेक्टली उसके साथ रिलेटेड है। इसमें मैंने सुना है कि कहते हैं स्पीच लैंग्वेज थेरेपी करवाई जाती है बच्चों को, वो क्या है और कैसे करवाई जाती है? जी, जो स्पीच और थेरेपी, लैंग्वेज थेरेपी है, बिल्कुल इसमें भी डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। 1 साल की उम्र से लेके ऑनवर्ड्स बच्चों के साथ जो है वो स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी करवाई जा सकती है। अच्छा, इसमें भी अगेन वही बात है कि स्पीच और लैंग्वेज दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। और एक और चीज़ मैं इसमें इजाफा कर दूं, कम्युनिकेशन। आजकल जो बहुत कॉमन मसला आता है हमारे यहाँ, जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं क्लिनिक पे, तो बहुत सारे पेरेंट्स ये कह के आते हैं कि बच्चा बोल नहीं रहा, लेकिन असल में बच्चे को बोलने का मसला नहीं होता, कम्युनिकेशन का इशू होता है। अच्छा, वो जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, इसका मतलब ये है कि बच्चा अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वो समझता है, वो सुनाई दे रहा है उसको, वो अपने एनवायरनमेंट से भी सीख रहा है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो है दिस इज़ इंडिकेटर फॉर सम अदर प्रॉब्लम, यानी ये स्पीच डिले नहीं है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो ऑटिज़म और स्पीच डिले के दरमियान पेरेंट्स को आता है, यानी वो स्पीच डिले समझते रहते हैं लेकिन वो होती कोई और मसला है, यानी वो ऑटिज़म का मसला होता है, बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता। देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियर है, कम्युनिकेशन होने का मतलब ये है कि अगर बच्चा बोलता नहीं है तो वो आपके साथ अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट कर ले, यानी वो इशारे के साथ वो अपनी नीड बता देता है, एक्सप्रेस कर देता है, आपको बता देता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। लेकिन अगर उसके अंदर कम्युनिकेशन नहीं है तो वो एक्सप्रेसिव ही नहीं होगा अपनी नीड्स। डॉक्टर साहबा, कुछ बच्चों को मैंने खुद भी ये देखा है कि वो चीखते हैं बहुत, बजाय कि वो प्रॉपर कोई सेंटेंस बोलें या कोई बात करें, वो बहुत ज़्यादा चीखना शुरू कर देते हैं। तो ये स्पीच डिले का है या? हो सकता है हाइपर एक्टिविटी हो, और स्पीच डिलेज का एक फैक्टर है। लेकिन जब भी कोई इंसान अपनी नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसके अंदर एग्रेशन आएगा। सही, ठीक है। तो जब बच्चा अपनी नीड बता नहीं पाता, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो हो सकता है कि वो बोल के नहीं बता पा रहा, या ये भी हो सकता है कि उसकी ब्रेन जो है वो उसको फंक्शन ही वो ठीक नहीं करता, कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है, उसको लफ्ज़ नहीं मिलते, उसको वोकैबुलरी नहीं मिलती है। तो अगर ऐसे इंडिकेटर्स हैं आपके बच्चे में, अगर 2 साल तक आपको लगता है कि बच्चा आपका 2 वर्ड स्पीच के ऊपर नहीं है और कम्युनिकेशन उसकी क्लियर नहीं है, तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास आना है। क्योंकि एक ये बड़ा कॉमन हमारे परसेप्शन है, जब हमारे पास अक्सर वालिदैन आते हैं तो 3.5-4 साल की उम्र तक आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे ख़ानदान में फ़लाँ बच्चा भी बहुत लेट बोला था, फ़लाँ भी बहुत लेट बोला था, तो हम इंतज़ार करते रहे, कोई बात नहीं। फिर इसकी दादी ने कहा, इसकी नानी ने कहा, मतलब कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। और 3.5-4 साल की उम्र में जाके जब बच्चे ने स्कूल जाना होता है, तब जाके वालिदैन को फिर फिक्र लाक होती है कि हमने स्कूल भेजा है, तो स्कूल वालों ने तो उसको कहा कि ये तो रीडिंग ही नहीं कर सकता, ये तो पढ़ ही नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पे भी मैं एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहती हूँ पेरेंट्स की,
पेरेंट्स का ये ख्याल होता है कि चूंकि बच्चा बोल नहीं रहा तो हमने इसको स्कूल नहीं भेजना, और आम तौर पे जो हमारे स्कूल स्कूल्स जाकर हैं बोलते हैं। वो भी ये कहते हैं कि जी आपका बच्चा पहले बोल रहा हो तो स्कूल आए। तो ये मैं स्कूल वाले टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगी, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करूंगी, और पेरेंट्स को भी मैं ये कहूँगी कि आपकी जैसे ही बच्चे की उम्र 3.5 साल होती है तो उसको लाजमी आप स्कूल में या प्री स्कूल जिसको आप कहते हैं, या जहाँ पे सोशलाइजेशन हो रही हो, बच्चों की कम्युनिकेशन हो रही हो, वहाँ पे आप उन्हें ज़रूर भेजें, क्योंकि आजकल अक्सर है सेल्फ फैमिलीज और पेरेंट्स जो हैं वर्किंग हैं। अब बच्चे के साथ कम्युनिकेशन के लिए कौन मौजूद है? आपका वर्चुअल वर्ल्ड मौजूद है, ये नहीं वो जो लैपटॉप है, आपका टैब है, ठीक है, वो वन वे कम्युनिकेशन, और वो भी वर्चुअल वर्ल्ड में। बच्चे ने सीखना होता है। कम है, अगर जाते जाते आप ये भी फौरी तौर पे बता दें कि जो बच्चों के साथ हम सही तरह बात नहीं करते, जो हम लोगों ने खुद चीज़ों के नाम पे गाड़ देते हैं, तोतले हो जाते हैं, चाइल्ड टॉक नहीं करें। अच्छा देखिए ना, बच्चे ने वो करना है जो आप कर रहे होंगे ना, हम उसे बच्चे को कहते हैं कि तुम ये बोलो, लेकिन हम उसके सामने एक्सप्रेस कुछ और कर रहे होते हैं। तो आप बच्चे की जो लैंग्वेज है, चाइल्ड लैंग्वेज है, चाइल्डिश उसको टॉक कहते हैं, वो आप रिपीट नहीं करें। आपने अपने वर्ड्स, अपनी वोकैबुलरी के सामने क्लियर रखनी है। और अगर आपका बच्चा स्पीच डिले के साथ है तो आप खुद एक टॉकेटिव पैरेट बन जाएं और उसको डिटेल्स के साथ हर चीज़ की एडिशन करें। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग दैट व्हाट पेरेंट्स कैन डू। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया आपने कि स्पीच डिले के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि आजकल गर्मी शदीद है, हीट वेव चल रही है, और ऐसे में एक बड़ी मुश्किल का सामना ये करना पड़ता है कि घर बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं और एसी ज़्यादातर लोग अफोर्ड कर नहीं सकते क्योंकि बिजली के यूनिट बड़े महंगे, बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो किस तरह से बचत की जा सकती है, घरों को किस तरह से ठंडा रखा जा सकता है, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ बिल्डिंग एक्सपर्ट सिकंदर इकबाल मौजूद है। वेलकम करते हैं आपको सिकंदर साहब। ये बताइएगा कि किस तरह से हम अपने घरों को ठंडा रख सकते हैं बगैर एसी के। जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। अच्छा, आप सबसे पहले देखेंगे आपकी बिल्डिंग की ओरिएंटेशन कैसी है। आपकी बिल्डिंग ईस्ट वेस्ट के अलोंग है या नॉर्थ साउथ के अलोंग है, क्योंकि सन पाथ के हिसाब से आपने देखना है कि आपको क्या मेजर करना है आपको ना। तो आपको आइडियली यही है कि आपकी बिल्डिंग जो है ना वो ईस्ट वेस्ट एक्सिस के अलोंग हो, मशरिक से मगरिब की तरफ। क्योंकि जो आपका सन का पाथ है समर में वो नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है। सही है जी। और सर्दियों में जाता है साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। तो आपका ये पाथ है और ऊपर से जाएगा गर्मियों में, सर्दियों में जाएगा थोड़ा सा टिल्ट होके। तो आपकी जो विंडोज़ है ना वो आइडियली दैट शुड बी ऑन द साउथ साइड। आपके साउथ साइड पे विंडोज़ हों जो लार्जर विंडोज़ हैं। वैसे तो आइडियली आप दोनों साइड पे ऑपोजिट पे विंडोज़ दें ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो शाम को जब आप ओपन करें विंडोज़ को। लेकिन जो आपकी लार्जर साइड विंडोज़ हैं वो आपकी साउथ साइड पे होनी चाहिए। अच्छा, अब विंडोज़ एक मेजर सोर्स है हीट के ट्रांसफ़र होने का घर के अंदर। विंडोज़ में आपके पास ऑप्शन है, आप डबल ग्लेज विंडोज़ कर सकते हैं। डबल ग्लेज में 2 ग्लास की लेयर्स होती हैं, अंदर एक वैक्यूम होता है जो कि नॉइज़ के अगेंस्ट भी आपको इंसुलेशन देता है और थर्मल इंसुलेशन भी देता है। अच्छा, अब डबल ग्लेज विंडोज़ थोड़ी सी चूँकि कॉस्टली है, तो उसका थोड़ा सा एक चीप सोल्यूशन ये है कि आजकल ट्रांसपेरेंट फिल्म्स आई हुई हैं जो कि आप गिलास के ऊपर लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स एक किस्म की देती हैं और आपको रिफ्लेक्ट करती हैं हीट को। पेपर टाइप होता है। पेपर टाइप है, ट्रांसपेरेंट शीट होती है, वो आप गिलास के ऊपर लगाएं तो आपको हीट को बाहर की तरफ लगाना, बाहर की तरफ लगेगी। तो ये एक मैयर है। जो दूसरा आप कुछ अरसे बाद होता है कि आपके विंडोज़ के जो एजेस होते हैं ना उस पर आपने सिलिकॉन लगाई होती है, तो वो सिलिकॉन डैमेज हो जाती है आपकी। जो क्योंकि एल्यूमिनियम के विंडोज़ हैं या यूपीवीसी विंडोज़ हैं वो बिल्कुल 90 डिग्री पे हों ताकि स्पेसिस कम से कम हो। सही। और वो आपको वहाँ से एयर, आपकी वार्म एयर जो है ना वो घर के अंदर एक उसका रास्ता आने का। तो आप उसको सिलिकॉन, उसके भी पीयू फॉर्म्स हैं जो कि स्प्रे होते हैं, आप स्प्रे करते हैं तो वो एक्सपैंड कर जाते हैं और बिल्कुल उसको ना वो इंसुलेशन दे देते हैं। सही सही। तो ये कुछ यानी कि पैसेज है जो विंडोज़ के थ्रू आपकी हीट आ रही है, आप उसको रोक सकते हैं। आप अंदर घर में कर्टन यूज़ करें, हैवी कर्टन्स हों, दिन के टाइम पे आप उसको बंद रखें ताकि जो है ना वो विंडो से हीट ट्रांसफर ना हो। सही। अच्छा, सेकंड आपका जो विंडोज़ के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम विंडोज़ का इस्तेमाल भी इसी तरीके से नहीं करते। शाम के टाइम आपका काम है कि विंडोज़ को ओपन करें, क्योंकि पूरे दिन में जो आपकी हीट पड़ी है आपकी वॉल्स के ऊपर, शाम असर के बाद, हाँ असर के बाद, जब शाम को थोड़ा सा टेम्परेचर मगरिब के टाइम यानी कि जब टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आ गया है तब आप उसको करें ताकि ठंडी हवा घर के अंदर आए। क्योंकि होता ये पूरे दिन जब हीट पड़ती है हमारी दीवारों पे और छत पे तो वो स्टोर हुई होती है हमारी दीवारों के अंदर हीट, और शाम को वो हीट ट्रांसफ़र होती है घर के अंदर। आपने देखा होगा रात के टाइम कमरे गर्म होते हैं तो आपको बहुत हाई लो थर्मोस्टेट पे एसी चलाना पड़ता है। दिन में भी बहुत गर्म है, और स्पेशली ऊपर वाला पोर्शन ज़्यादा गर्म होता है, नीचे वाला पोर्शन फिर भी ठीक होता है। ऊपर वाला तो बॉयल हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है।
तो कॉन्सेप्ट ये है कि जितना आपका थर्मल मैस ज़्यादा होगा ना, आपकी दीवारें मोटी, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में, आप घरों में देखें पुराने घरों में, तो वहाँ पे दीवारें बहुत मोटी होती थी, जी 2-2 फुट की 3-3 फुट की दीवारें होती थी। तो वो जितना थर्मल मैस ज़्यादा होता था ना, तो वो हीट ट्रांसफ़र में टाइम लगता था। बाहर की हीट अंदर आते आते एक टाइम लैग होता था। तो अब चूँकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है इतनी बड़ी दीवारें बना सकें, अब तो जगह बहुत महंगी हो गई है, तो हम 9 इंच की दीवार हमारी होती है, आउटर दीवार होती है, तो हमें भी ये करना है कि वो थर्मल लैग तो होगा, शाम को ट्रांसफ़र तो होनी है हीट अंदर। हम शाम को अपनी विंडोज़ को ओपन करें ताकि ठंडी हवा घर के अंदर आए। और अगर आपके 2 अपोजिट साइड पे विंडोज़ हैं तो आप दोनों ओपन करेंगे तो एक क्रॉस वेंटिलेशन होगी। समटाइम छोटे घरों में क्रॉस वेंटिलेशन पॉसिबल नहीं होती, उसमें फिर एक होती है स्टैग वेंटिलेशन। आप देखें घर में जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है ना आपका, वो आपकी ममटी होती है। शाम के टाइम अगर आपका कभी चक्कर लगे ऊपर, तो वो ममटी बहुत गर्म हुई होती है, क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है। तो आपका जो स्टेयर वेल होता है, स्टेयर केस होती है ना, उसके ऊपर आप एक विंडो दें और शाम के टाइम वो विंडो ओपन करें, और नीचे से जो घर के आप विंडोज ओपन करेंगे तो ठंडी हवा अंदर आएगी। सिकंदर साहब माजरत, बहुत गर्म हवा ऊपर। हम किसी और दिन ये निशिस्त दोबारा रखेंगे, क्योंकि तरीकाकार और भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बहुत अहम निशिस्त है वैसे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। तो आज के प्रोग्राम से मुझे शहरबानों को इजाज़त दें, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।